The end of desire. The highest goal of spirituality is the end of desire. आप चाहे इसे माने या ना माने, वैसे मानने का इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, सारा खेल जानने का है। क्योंकि आपके लिए अध्यात्म एक अलग परिभाषा रख सकता है। हो सकता है आप अध्यात्म जिज्ञासा के लिए कर रहे हो सकता है आप किसी सुख के लिए कर रहे हो सकता है किसी दुख से बाहर निकलने के लिए कर रहे हो। अलग अलग भूमिका है, अलग अलग एजेंडे हैं लोगों के, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इस जीवन में युवा अवस्था में, जवानी में, ना कि बुढ़ापे में, ना कि वृद्धावस्था में, आप युवा अवस्था में जब आप यंग हैं, जब आप जवान हैं, जब आप नए हैं, आपकी ऊर्जा चरम सीमा पे है, उस वक्त आप डिज़ायर से मुक्त हो जाएं और वासनाओं से मुक्ति ही अध्यात्म है। और ये कैसे होता है? स्वयं को समझ के कि हम कौन हैं। और इसमें बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे गुरुज का योगदान है ये जानने में कि हम कौन हैं। लेकिन एक्चुअली में, वास्तविकता में, ये रियलिटी बड़ी सरल है, बड़ी सादगी है इस वास्तविकता में। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने कंडीशनिंग हटा दें और एवोल्यूशन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रकृति हैं। आप सांस ले रहे हैं प्रकृति से, पेड़ भी सांस लेता है, आप भी सांस लेते हैं। पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है, आप भी ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ CO2 फेंकता है, आप भी CO2 फेंकते हैं। इस दुनिया का सारा जो जीव जंतु है वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। जिस मिट्टी से खाना निकलता है उससे आप भी खाते हो, गाय भी खाती है, उससे जो साधारण जानवर है वो भी खाते हैं, शाकाहारी और शाकाहारी, मांसाहारी खाते हैं। तो आप एक बात ये बताइए कि ये बीच में क्यों आ गया है कि हम अलग हैं एक दूसरे से। और उसके बाद हमने इतने कॉन्सेप्ट्स बना दिए, क्योंकि जब भी व्यक्ति को कोई, ये बात मैंने संदीप महेश्वरी के सेशन में भी कही थी, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आती है। अगर आप अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है तो वो सुपरस्टिशन का लेबल लगा देता है। जैसे कि रात में कहीं सरसराहट हुई तो आदमी को, अगर जहाँ से सरसराहट हुई वहाँ से कुछ नहीं दिखता तो आदमी कहता है भूत है। आदमी को हर जगह, व्यक्तियों को, इंसानों को, मनुष्यों को हर जगह सिर्फ और सिर्फ जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दिमाग नहीं लगाएंगे, उसमें चमत्कार का थप्पा लगा देते हैं। जब बिजनेस नहीं चला तो लक खराब है, सक्सेस नहीं मिला तो लक खराब है। हो सकता है कि मेरी दिक्कत ना हो, मेरे लक की दिक्कत हो। अपने ऊपर से ध्यान हटा के अपनी कुंडली पे ले गए, अपने भाग्य पे ले गए, अपनी महत्वाकांक्षाओं का जो बोझ है वो किसी और के ऊपर डाल दिया।
तो अगर बहुत सीधी सरल परिभाषा में देखें अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ये जानना है कि मैं कौन हूं। और इसके लिए कोई शास्त्र नहीं चाहिए। आज हमारे पास इतनी नॉलेज है साइंस को लेके, विज्ञान इतना आगे आ चुका है कि आप सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि मैं कौन हूं, ये जानते हुए कि आप एवोल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारी की सारी जो जीवन है वो समंदर से निकला हुआ, वो समुद्र से निकला है। उसके बाद भी आप लोगों को बीच में कहीं ना कहीं एजेंडे डाल देने। उसका रीज़न ये है क्योंकि अलग अलग दिख रहा है सब कुछ। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, कोई और अलग है, कोई सांसें सबकी अलग है, महक सबकी अलग है। सारी इंद्रियों की जो पांचों गठित शाखाएं हैं, उन शाखाओं से जो इन्फॉर्मेशन जा रही सब अलग अलग जा रही है। Somebody smells different than somebody, so it is all about different. The moment you are like into gross world, जितना आप ग्रॉस देखोगे उतना आपको डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर्स दिखेंगे, और जितना आप जूम इन करते जाओगे, जितना बारीक देखोगे, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे तो आप देखोगे कि इतना ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। और अगर आप एटम पे देखोगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ 3 है। वही एटम जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो इतने नहीं हैं जितने कि आप लाखों करोड़ों अरबों प्लैनेट्स हैं। उतने अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, कुछ सर्टेन प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, व्हाटएवर जो भी है, H2O है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि जितना आप सूक्ष्म जाएंगे उतना आपको वैरायटी कम मिलेगी। तो एक इस उद्देश्य से अगर हम बहुत अति सूक्ष्म में जाएं तो हमें वैरायटी ना के बराबर मिलनी चाहिए, और जितना आप जूम आउट करेंगे उतना आपको वैरायटी दिखेगी, वैरायटी बढ़ेगी। ये भी समझने योग्य है आप लोगों के लिए। तो हम लोग जो इंद्रियां हैं वो एब्सोल्यूट ग्रॉस वर्ल्ड में है, तो यहां पे एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन है। लेकिन जो कंजम्पशन है वो सेम है। सांसें, खाना, बाहर निकालना, अंदर लेना, ये जो है कंजम्पशन, सांसों का कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, वो सबका सेम है। इनफैक्ट अगर आप ईटिंग बिहेवियर देखेंगे तो वो भी मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, आपका, जानवरों का सेम है। ईटिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो कुछ खाते हैं, हम कुछ खाते हैं, वो कुछ निकालते हैं, हम कुछ निकालते हैं। और क्या है, सिर्फ दिख ही तो, चेहरा ही तो अलग दिख रहा है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वही तो अलग है। और क्या अलग है मुझे बताओ। 3 चीजों की जगह आप क्या खा सकते हो? या तो आप हर्बीवोरस हो, या तो ओमनीवोरस हो, या तो कार्निवोरस हो। इसके अलावा कुछ और हो सकता है इस दुनिया में? हमें बीच में डाला गया है। तो जब आदमी समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तो वो फेक यूनिवर्स से रियल यूनिवर्स में आ जाता है। ये और ऑब्जर्वेशन को ग्रो करके, 2 चीजें दोनों इंपॉर्टेंट। अब ये फेक यूनिवर्स और रियल यूनिवर्स के बारे में मैं 1000 बार बात कर चुका हूं। फेक यूनिवर्स वो है जहां पे जब आप जीने लग जाते हो तो आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है। ऐसे लोग सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जो आदमी सक्सेस है, 99% लोग ऐसे ही होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। जो आदमी नॉन सक्सेस, फेलियर है, उसकी वैल्यू नहीं होती। जो संसार को जिसने जीता है, जितना ज़्यादा संसार को जीतेगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा संसार में उसकी वैल्यू नहीं होती है।
जितना उसने संसार को नहीं पकड़ा हुआ है, एक फकीर है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू फेक यूनिवर्स डिसाइड करता है कि इस आदमी की वैल्यू है, इस आदमी की वैल्यू नहीं है। रियल यूनिवर्स में चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियल यूनिवर्स है। क्योंकि अगर वास्तविकता में तुम अमीर होते या गरीब होते, तो तुमको अगर वास्तविकता में जीवन को फर्क पड़ रहा होता, जीवन को असर पड़ रहा होता, जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे होते तुम्हारी अमीरियत से, तुम्हारी गरीबियत से, तो तुमको जीवन सांसें नहीं देता कि ये आदमी डिजर्व नहीं करता है, ये सक्सेसफुल नहीं है, इसको सांस मत दो। संसार क्या करता है? आपको वैल्यू नहीं देता। तो जीवन क्या करता है? जीवन आपको वैल्यू नहीं देता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपको कोई कहता, आपको लाइफ कहती है या फिर आपको प्लैनेट कहता है कि अरे आप सक्सेसफुल नहीं है, आपको आज ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन तेरे माँ बाप क्या कह रहे हैं, तेरा परिवार क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, तेरा संसार क्या कर रहा है, क्या तुझे वो वैल्यू देता है? नहीं देता। लेकिन जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन आपको फिर भी ऑक्सीजन देता है, फ्री ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज फ्री। डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन? कोविड के टाइम पे समझा होगा। एक सिलेंडर जब 5,000 का मिल रहा था, 50,000 का, 5 लाख का, 50 लाख का सिलेंडर मिल रहा था एक टाइम पे। ऑक्सीजन इज फ्री ब्रो। वाई? बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट केयर कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कितने जमीन कॉन्कर किए। द यूनिवर्स डज नॉट केयर कि तू सिंगर बन रहा है, अरिजीत सिंह बनना कि नहीं बन रहा है। द यूनिवर्स डज नॉट केयर कि तू डोनाल्ड ट्रंप है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है। द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट योर imaginary world which is called fake universe. The universe doesn't give a shit about कि तूने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है कि नहीं उखाड़ा है। यूनिवर्स इस तरीके से जज नहीं करता है संसार की तरीके से। लेकिन सारी की सारी सफरिंग क्या है कि संसार के नियम कानूनों के हिसाब से तू जीता जा रहा है, और जितना ज्यादा तू संसार के नियम कानूनों के हिसाब से चलेगा, उतना ज्यादा तू रोएगा, उतना ज्यादा तू दुखी होगा। क्यों? क्योंकि संसार के नियम कानून जो है वो वास्तविकता में है ही नहीं। वो एक कंडीशनिंग है जो कि पिछले 10,000 साल चली आ रही। जिस व्यक्ति ने देश आजाद कराया और जिस व्यक्ति ने बैठ के झक मारा, ब्रह्मांड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझना, ब्रह्मांड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि गांधी जी ने देश आजाद करा दिया। लेकिन आप लोग कैसे सोचते हो? भगवान को फर्क पड़ता है, यानी ब्रह्मांड को फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी है। आप जब मरोगे तो ऊपर जन्नत नसीब होगी और स्वर्ग नसीब होगा। उस स्वर्ग में आपको बोला जाएगा इस आदमी को थोड़ा हीरा शर्रियों के साथ झोंक दो, इसको एंजल्स के साथ, इन परियों के साथ, अप्सराओं के साथ नवाजो, क्योंकि इस व्यक्ति ने देश आजाद कराया है। यूनिवर्स एक्चुअली में ये रियलिटी है। आप कहां जीना चाहते हो? अपनी खुद की रियलिटी में जो संसार ने आपको दी है, या फिर आप एक्चुअल रियलिटी में जीना चाहते हो? मैं कंडीशनिंग तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब आप कंडीशनिंग तोड़ोगे तब जो असली बीज है, जो असली प्यार है ब्रह्मांड का, वो तुम्हें दिखेगा। नहीं तो तब तक घूमते रहो बेवकूफों की तरह, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दुखी रहोगे और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहां पे लेवल्स हैं। 10,000 कमाते हो तो 11,000 वाला गाली देगा, 1 लाख कमाते हो तो 2 लाख वाला गाली देगा, 2 लाख कमाते हो 10 लाख वाला गाली देगा। हर जगह कंपैरिजन है,
हर जगह कंपैरिजन है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना कंपैरिजन है। और जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। ये माया है। एक जगह लिखा हुआ है सुधा वेट्स मनीष, वहाँ पे सुधा वेट्स मनीष नहीं है, वहाँ पे ब्यूटी वेट्स स्टेटस है। क्योंकि अगर सुधा के पास ब्यूटी नहीं होती और मनीष के पास स्टेटस नहीं होता तो आज इन लोगों की शादी नहीं हो रही होती। लेकिन लिखा क्या हुआ है? लिखा सुधा वेट्स मनीष है। लेकिन भैया सुधा वेट्स मनीष नहीं है, वो फेक यूनिवर्स है, वो फेक नाम है। रियलिटी ये है कि वहां पे स्टेटस वर्सेस रियलिटी, स्टेटस वर्सेस ब्यूटी है। ये देख पा रहे हो? फेक क्या है, रियल क्या है, इसमें डिफरेंस करना सीखो। हु एम आई करके बैठे हुए हो, कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ एक आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन उस आइडेंटिटी का क्या करोगे जब तुम यही सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो कि फेक क्या है, रियल क्या है? कंडीशनिंग में अपने दिमाग के अंदर झांक के देख, जो भी तेरे अंदर चल रहा है, जो भी तू सोचता है, वो सब असत्य है। वो एक असत्य पे आधारित है। उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर बचपन से डाल दी गई है कि डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। नहीं बने तो क्या होगा, नहीं बने तो क्या होगा? परिवार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लोगे तो क्या होगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी तरफ जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कर लोगे क्या? व्हाट इज दिस फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, देयर इज नो इंपॉर्टेंस गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द रियल यूनिवर्स। व्हाई आर यू सो अफ्रेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स? कुछ करके मरेगा तो भी भुला दिया जाएगा, कुछ नहीं करके मरेगा तो भी भुला दिया जाएगा। तेरे अस्तित्व के कोई 1% कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। चाहे तू कुछ करके मर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तू कुछ कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ मैं करने में बता रहा हूं, अभी इसमें और भी धारणाएं हैं, और भी धारणाएं हैं। अंदर बहुत सारी धारणाएं हैं तुम्हारे, जिसको तुम रियल मान के बैठे हो, सत्य मान के बैठे हुए हो। अगर तुम्हें इसको ऑब्जर्व करना आ जाए, सेग्रीगेट करना आ जाए दोनों को, तो मजा आ जाएगा। जीवन का पूरा जो लक्ष्य है वो डिजायर्स को एम्प्टी करना है। अब डिजायर्स को एम्प्टी करने का मतलब यह नहीं हो रहा है कि पैसे नहीं कमाने या बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो तो नहीं बढ़ाना है, करो, तुम्हारी मर्जी है। डिजायर्स से फ्री होने का मतलब यह है कि डिजायर्स तुम्हारे ऊपर घुड़सवार की तरह बैठे हुए हैं, उनको चुटकी बजा के उनसे बाहर आना चाहिए तुम्हें। डिजायर से फ्री का मतलब यह नहीं है कि पूरी जीवन डिजायर से फ्री नहीं हो, बैठ जाओ जंगल में, सब कुछ छोड़ दो। डिजायर से फ्री होने का मतलब यह होता है कि जब आप चाहो तब ये घोड़े के ऊपर से आप उतर सको, या घोड़े के ऊपर से वासनाओं को उतार सको। आप कौन है? आप घोड़े हैं, वासना क्या है? घुड़सवार है। मेरा कहने का मतलब यह है, घुड़सवार जब चाहे तब उतर जाए तो आप राजा बन जाओगे। एक्चुअली में आप घुड़सवार हैं, वास्तविकता में घुड़सवारी आपकी होनी चाहिए। और घोड़ा कौन है? घोड़ा वासना है। तो जब आप चाहो तब उतरो, जब आप चाहो तब बैठो, ऐसा होना चाहिए घोंचुओं। जब मैं कहता हूं वासना को छोड़ो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ दो। करोगे क्या? इंगेज कहां करोगे अपने आप को? आज मैं चाहूं तो आज की मैं 5वीं कक्षा से संगीत में हूं, सुन लेना। आई हैव बीन इन म्यूजिक फ्रॉम 2004। आई वॉज बॉर्न टू बिकम अ म्यूजिशियन।
मेरा गला बचपन से बहुत अच्छा था। मैं 2-3 साल की उम्र से बहुत अच्छी पोएम्स गाता था, ट्यून में गाता था। मेरी मम्मी ने पहले ही कह दिया था इसका गला बहुत अच्छा है। और 5th क्लास में जब मैं टॉयलेट करके, मैंने मैम से पूछा, मैम मैं गो टू टॉयलेट, मैं नीचे से ऊपर आ रहा था अपनी वापस क्लास में। मुझे आज भी याद है मेरी क्लास का सेक्शन क्या था, 5th E, 5वीं कक्षा E सेक्शन था। मैं आ रहा था तो मेरे को कुछ ध्वनियाँ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि नाना प्रकार के वादन रखे हुए, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और उसमें से कई सारे लोग उसको बजा रहे, कोई ड्रम बजा रहा, कोई कीबोर्ड बजा रहा, गिटार बजा रहा। उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे संगीत में ही करना है जो करना है। और उसके 3 साल बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया, जब मैं 15 साल का था, कि मुझे संगीतज्ञ ही बनना है। और संगीतज्ञ बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मुंबई गया, वापस आया, फिर मुंबई गया, फिर फेल हुआ, फिर वापस आया, फिर सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करना चालू कर दिया, फिर यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब में मौका मिला अपने व्यूज़ बढ़ाने का, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का। फिर 2019 में 20 में रियलिटी समझ में आई। फिर मैंने मार्केटिंग सीखी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने को म्यूज़िक में ही करना था। आज भी मैं म्यूज़िक से ही पैसे कमा रहा हूँ। मेरे उम्र के लोग जॉब कर रहे हैं, मैं आज 32 साल का हूँ, म्यूज़िक से पैसे कमा रहा हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। और आने वाले टाइम, अगले 5 साल में होपफुली आई विल बी अर्निंग मोर देन अ बॉलीवुड सिंगर 5 times। होपफुली दैट इज़ माई टारगेट, दैट इज़ माई क्लियर लक्ष्य। आई हैव टू डू इट। इसमें कब मैंने कह दिया, मैं कब डिज़ायर छोड़ के बैठा हूँ? मैंने कहीं छोड़ा कहीं डिज़ायर? लेकिन हुआ क्या कि बीच में कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि मेरे को चाहे कितना भी, मैं एक पॉइंट आया मैं संगीत कर लूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। कितना भी पॉइंट है, मैं रिलेशनशिप में चला, लड़कियों का एक जुनून था, जो लड़कियों का एक दबाव था मेरे ऊपर कि उससे मुझे बाहर आना था, मुझे अकेलेपन से बाहर आना था। तो मेरी एक यात्रा चालू हुई। तो मेरा कहने का क्या वास्तविक मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि आज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 15 plus 20, it has been 20 years since I have been doing started music। 20 साल हो चुके हैं मुझे संगीत शुरू करते हुए, संगीत करते हुए। आज की डेट में अगर मैं एक चुटकी बजाऊं तो मैं पूरे के पूरे संगीत से बाहर हूं। मैं आने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल तक भी अगर एक गाना ना गाऊं और मैं बस ये सोच लूं कि अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, मुझे इसको छोड़ना है, तो मेरे सबकॉन्शियस या मेरे कॉन्शियस जो मन है मेरे को परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है बीच में कि मैं महीनों गाना नहीं गाया हूं, महीनों मैंने संगीत की अभ्यास नहीं किया है, महीनों मैंने रियाज नहीं किया है। लाइक दिस स्नैप आई कैन लीव म्यूजिक राइट नाउ। डू यू हैव द कैपेबिलिटी? कैन यू लीव इट? बिकॉज तुमने तो सब कुछ भगवान मान के बैठा हुआ है। काम को तुम भगवान मानते हो। किसने डाला? सोसाइटी ने डाला। संगीत को तुम भगवान मानते हो, उसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया अलग। अरे ये तुम्हारे लिए पूजा है। ये कैसी पूजा है जो तुमको सुख नहीं दे पा रही है? ये कैसी पूजा है जिसको करने के बाद तुम सिगरेट पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, कोकेन पी रहे हो, उसके बाद उसको पूजा कहते हो? थोड़ा सा शर्म करो। अगर ये इतनी पवित्र होती, तुम्हारी कला, तुम्हारा काम इतना पवित्र होता, तो आज तुमको सुख प्रोवाइड कर रहा होता, प्रदान कर रहा होता। लेकिन तुम सिर्फ ढोंग करते हो कि तुम बहुत सुखी हो। वास्तविकता में तुमसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं। इसीलिए तुम कोकेन करते हो, इसलिए तुम गांजा पीते हो, इसीलिए तुम शराबें पीते हो,
एक तरफ काम करते हो, फिर शराब पीते हो, और या फिर वैश्या गर्द करते हो। तो जो काम तुम्हें सुख नहीं प्रदान कर रहा, जो काम तुमको भेदता हो, हर समय तुमको एक 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 कंपैरिजन में रखता हो कि वो आदमी ज्यादा तुमसे आगे, ये आदमी काम में तुमसे कम आगे, उस कंपैरिजन से दुख हो रहा है। वो काम करते हुए रस खत्म हो गया काम में। शुरू में था 2-3-4 महीने, जैसे लड़की में होता है। तो ये कैसा काम है जिसकी पूजा करी जा रही है, और इस काम को क्यों इतना ज्यादा ऊपर किया जा रहा है दिमाग में। काम के ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है। काम ही है जो लोगों के सर चढ़ा हुआ है। ये राजसिक लोग जो हैं, तामसिक लोग तो भैया अपना इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं। जो राजसिक लोग हैं उनके ऊपर से ही तो उतारना है ये वासना। वासना कैसे उतरेगी? वासना का सत्य क्या है? वासना को करके वासना का सत्य पता चलता है। पहले आप 50 बार सोनू निगम, अरिजीत सिंह बने हर एक जन्म में। आप 50 जन्म लें और 50 बार आप एक गायक बने, 50 बार एक अभिनेता बने, 50 बार एक IAS अफसर बने, 50 बार एक नेता बने, तब जाके तुमको समझ में आएगा। ये होता है मूढ़ों का जो मन होता है, वो ऐसे काम करता है। इंटेलिजेंट का मन कैसे काम करता है? उसको 50 जन्म नहीं चाहिए, यानी 500 साल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 10 साल चाहिए। एक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए 10 से 5 साल चाहिए, वो उससे बाहर आ जाएगा। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम्हारे काम में वो सुख नहीं है जो तुम खोज रहे हो, उस दिन तुम्हारी यात्रा का पहला चरण आरंभ होगा। वो है आध्यात्मिक यात्रा कि मैं कौन हूं। वो भी मैं कौन हूं नहीं आएगा, पहले ये आएगा कि भाई ये तो बकवास है, अब बताओ दूसरा क्या है। तो पहले ये एहसास आना चाहिए, अनुभूति आनी चाहिए, ये स्मरण आना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये झूठे समाजों रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये महलों, ये तख्तों, ये सीट, तख्त मतलब सीट, ये ताज, पैलेस, मुकुट, ताजों की दुनिया, ये झूठे समाजों रिवाजों की दुनिया। झूठा समाज, झूठा मतलब आदमी झूठा नहीं है, जो नियम कानून बनाए वो झूठे हैं। इस समाज के जो नियम कानून है, इस उम्र में ये होना चाहिए, आदमी को ये करना चाहिए तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। अरे तुम्हारी रिस्पेक्ट जब हमें काम ही नहीं संतुष्टि दे रहा है, तो तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो क्या संतुष्टि खाक देगी? ये जो तुम्हारे समाज के रीति रिवाज हैं, ये असत्य है। तुम्हारी कंडीशनिंग, जो तुम सोचते हो, जिस तरीके से तुम्हारा लाइफ को जो तुम देखते हो कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में ये करना है, वो सब कुछ उस पर फुल स्टॉप लगाओ, कॉमा लगा दो एटलीस्ट अभी इसी वक्त कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो मेरे ऊपर इतने सारे बोझ हैं, वो बोझ कुछ नहीं है, वो सिर्फ मान्यताओं के बोझ हैं। और एक मान्यता नहीं है, एक धारणा नहीं है, एक सोच नहीं है, करीबन लाखों की सोच है। एक एक को आपको डिसाइफर करना पड़ेगा, एक एक को रियलिटी देखनी पड़ेगी आपको कि इसमें से फेक क्या है और रियल क्या है। सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी चीज़ की रियलिटी जानने का, आप उसको एक फॉरेस्ट में ले जाइए और उस फॉरेस्ट में क्या वैल्यू है इस चीज़ की वो बताइए। आप कहोगे खाना का फॉरेस्ट में वैल्यू है? हाँ है। क्या आपके खाने की फॉरेस्ट में वैल्यू है? हाँ है, होनी चाहिए, क्योंकि आप मर जाओगे नहीं तो खाना असत्य है? नहीं, खाना सत्य है। क्या आपके विचारों की मूल्यता है? हाँ है, क्योंकि विचार नहीं होंगे तो क्या होगा?
जंगल में कोई खा लेगा आपको, तो विचार होने चाहिए, तो विचार सत्य है, विचार। लेकिन द कंटेंट ऑफ थॉट, जो विचारों के अंदर जो कंटेंट है, मेरा जो पूरा का पूरा जो लड़ाई है, या जितने भी आज तक आध्यात्मिक गुरु आए, स्पेशली कृष्णमूर्ति एंड ओशो, उनकी भी यही लड़ाई थी। उनका यह नहीं था कि आपको यह सिखाएं कि मैं कौन हूं, उनका यह था कि एक एक धारणा को उठा के उसका सत्य देखा जा सके। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो आपको वास्तविक लगता है, इसीलिए उसको मैं ब्रह्मांड कह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में वो ब्रह्मांड ही है। पिछले 10,000 साल में वो ब्रह्मांड बन चुका है, इतनी सारी उसमें डेटा आ चुका है। ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे ये करना है। जो भी तुम्हारे अंदर बोझ हैं, जो भी तुम्हारे अंदर एक नैसर्गिक बोझ डले हुए हैं, उन बोझों को अगर एक चीज में बताना चाहिए तो वो है धारणा। गलत धारणा बना के बैठे हो। हर चीज की तुमने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, क्योंकि धारणा अगर आप मान के बैठे हो तभी तो इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आप उसको मानोगे नहीं तो इंपॉर्टेंस नहीं होगी। प्रॉब्लम, समस्या धारणा नहीं है, समस्या सोच नहीं है तुम्हारी, समस्या कंडीशनिंग नहीं है। समस्या कंडीशनिंग को इंपॉर्टेंस देना है। कंडीशनिंग तो मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि मैंने उसको भेद दिया है अपने अंदर, झांक के देख लिया है अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर झांक के देखा है मैंने। एक एक चीज को उठा उठा के काट के देखा हुआ है कि इसमें फेक क्या है, रियल क्या है। सबसे बढ़िया फॉर्मूला, जंगल में ले जाओ उस चीज को। कोई भी चीज तुमको अगर सत्य लगती है तो उसको जंगल में लेके जाओ, अपने माइंड में ले जाओ जंगल में। अब देखो जंगल में इस चीज की क्या वैल्यू है। जिस भी चीज की जंगल में वैल्यू है वही चीज सत्य है। जिस चीज की फॉरेस्ट में, जंगल में, वन में मूल्यता नहीं है, वो चीज वर्थलेस है, उसको तुरंत छोड़ो। या छोड़ो मत तो एटलीस्ट बाहर आओ उससे। तो प्रश्न ये उठता है कि एक तो है कि धारणा और थिंकिंग और समाज की जो कंडीशनिंग है, एक वो है। आप मुझे कोई भी कंडीशनिंग दो कि मैं परेशान हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसमें स्कैन करूँगा तो आप देखोगे एक धारणा, कंडीशनिंग होगी उसमें, उसी वजह से आप परेशान हो। अब सवाल ये आता है कि इतनी जो ज़बरदस्त कंडीशनिंग है, इतनी जो जटिल कंडीशनिंग है, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी की, आपकी तरफ सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर आपकी खुद की वासनाओं की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आदमी क्यों परेशान है? मैं हमेशा जब भी कहीं बैठता हूँ तो एक आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ। कोई आदमी जा रहा है, बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है, चेहरा बना के जा रहा होता है, चेहरे पे ऐसा लगता है किसी ने हक दिया हो। स्पेशली जितने भी ये 20-25 साल के ऊपर के लोग जो होते हैं, 25-30 के बाद, ऐसा लगता है कि उन्होंने कितने जन्मों से वो हंसे नहीं हैं। शराब पीते हैं तो थोड़ा बहुत गाना गाने लगते हैं, तुम बिन जाऊंगा कि दुनिया में आके, क्या बात है, क्या अब थोड़ा मज़ा आया। वो कितने सेकंड का है? आधा घंटा, 45 मिनट। जहाँ तुमने 3 पैक ऊपर किए तो ये 2 पैक तक मज़ा आता है। 2 पैक तक मज़ा आता है संगीत का। 2 पैक से ऊपर तुमने मारा, संगीत का मज़ा आना बंद। तो लोग परेशान हैं, मोस्टली जो ज़्यादातर लोग परेशान हैं वो ये है कि एक तो कुछ कर नहीं पा रहे ज़िंदगी में, उनको वो चाहिए जो उनको मिल नहीं रहा। एटलीस्ट तो कहीं ना कहीं डिज़ायर जो है कॉन्सेंट्रेटली भरा हुआ उनके अंदर। सेंटर पॉइंट जो है वो डिज़ायर है कि मुझे ये लड़की चाहिए थी, ये नहीं मिली, मुझे इससे शादी करनी थी, वो नहीं मिली, मुझे एक
फिर एक और भी हो गया कि भारत को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान भारत पे अटैक कर दिया, और हमें अपने धर्म को बचाना है, एक ये सब मान्यताएं हैं। और क्योंकि आदमी पकड़े तो पकड़ेगा, ये क्यों है? क्योंकि आदमी को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। अगर आदमी के पास पकड़ने के लिए कुछ और एक्टिविटी होती बड़ी अच्छी वाली, तो आदमी वो पकड़ता। फिर ये है कि मेरी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सक्सेस ना मिले तो परेशानी, समस्या, दुख, सक्सेस मिल जाए तो इतना घमंड, क्योंकि जब आदमी सब कुछ वही मान के बैठेगा, सक्सेस, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, तो आदमी क्या बन जाएगा? ऐसे में सर पे बैठ के आपके मूतेगा वो आदमी। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं अपने जीवन में, और हैं मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 99% लोग ऐसे ही होते हैं। उनको अभी बस मिल नहीं रही सफलता। अगर उनको सफलता मिल जाए, पैसा आ जाए, तो वो अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर देंगे। उनको लगता है कि फेक यूनिवर्स को जीतने से वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे। तुम किंग ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हो एक बार के लिए, लेकिन तुम किंग ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड कैसे बनोगे वो मुझे बता दो। तुम बाहरी जगत के राजा बन सकते हो, लेकिन आंतरिक जगत के राजा तुम कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। उसका एक ही सिर्फ निवारण है, आंतरिक जगत का अगर तुम्हें राजा बनना है, वो है कि सब छोड़ दो बाहर। और जब मैं कहता हूं छोड़ दो, तो मैं कहता हूं कि घुड़सवार उतर गया है कुछ समय के लिए। ये कैपेबिलिटी कि आप घोड़े से उठ पाए, निकल पाए, उतर पाए, ये कैपेबिलिटी है, ये टैलेंट ही आपको सेल्फ रियलाइज्ड बनाता है या आत्मज्ञानी बनाता है कि आप उतर पा रहे हैं। नहीं तो जब तक मृत्यु आएगी तब तक ये वासना और जटिल कर देते हैं आप इसको, और ज़्यादा। मैंने देखा है लोग, और फेक यूनिवर्स में इसमें क्या बड़ाई करी जाती है कि भाई वो देखो आदमी फलाना गिटार बजाते बजाते मर गया, वो फलाना आदमी गाते गाते मर गया, वो फलाना आदमी आखिरी में मोटिवेशनल टॉक देते देते मरा है, वो फलाना आदमी काम करते करते मरा है, वो आदमी फलाना जंग करते करते मरा है। अरे सब कुछ जीत लिए और अगर अपनी वासना से नहीं जीत पाए तो कौन सी जंग जीत ली तुमने? जो व्यक्ति मरने से पहले एक सेकंड के लिए भी ये ना सोचे कि भाई ये रह गया, वो व्यक्ति ने जिया है। जो व्यक्ति सोचे ये रह गया है, ये बच गया है, ये और करना है, वो व्यक्ति नहीं जिया है। वो व्यक्ति इस जीवन को बर्बाद कर दिया है। ये संसार इसलिए नहीं मिला है कि आप मंगल ग्रह पे जा सकें। आपको जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आप बहुत बड़े सिंगर बन सके, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया, ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत बड़े सिंगर बने, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर बने, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि पवित्र चीज को भी, फ्रीडम फाइटर भी बीच में लाना जरूरी है। क्योंकि क्या पता आप सोचो फ्रीडम फाइटिंग बहुत अच्छी चीज है, अच्छी है, देश आज़ाद कराती है, और हमें मुगलों से आज़ादी मिली, हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, और उन लोगों को नमन है जिन लोगों ने देश आज़ाद कराया है। लेकिन चक्कर क्या है, रियलिटी को फर्क नहीं पड़ता इससे। रियलिटी को फर्क ये पड़ता है कि तुमने मान लो अर्थ रोटेट हो रही है, उसको एक सेकंड के लिए रोक दिया गलती से, अब रियलिटी को फर्क पड़ेगा। रियलिटी जो
अपना जिसने रियलिटी ने क्रिएट किया उतने में उसको फ़र्क पड़ता है कि प्लैनेट में क्या हो रहा है, एनिमल्स में क्या दिक्कत हो गई, अच्छा ये वाला स्पीसीज़ मर गई तो अब इसकी ऑल्टरनेटिव स्पीसीज़ वो बना देगा, क्योंकि वो फिट होनी है एवोल्यूशन सिस्टम में। क्योंकि अगर वो स्पीसीज़ वहाँ पे नहीं आएगी, वो प्रजाति अगर वहाँ पे नहीं बनाई जाएगी तो फूड चेन सिस्टम जो है वो बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है रियलिटी को। अब इससे तुम्हारा अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर बादशाह, इन्होंने ये जीत लिया, उन्होंने वो जीत लिया, उन्होंने स्वर्ण मुकुट बना लिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, महाभारत के जो युद्ध हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत के युद्ध में लोग मरे, कुछ लोग जिए, ऐसा बताते करोड़ों लोग मर गए। लेकिन क्या इसको भगवान में फर्क, प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता? प्रकृति को फर्क ये पड़ता है कि आपने बीज डाला गेहूं निकलेगा। प्रकृति को फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया है तो यहाँ जीवन नहीं निकल पा रहा है, तो एक ब्लैक रेडिएशन, एक ब्लैक फंगस बनाते हैं, वो रेडिएशन खा लेगा। जैसा कि शर्नोबिल में हुआ, वहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे कम से कम शायद 50-60 किलोमीटर के रेडियस में कोई एक पौधा भी नहीं था, लेकिन 1995-96 के आसपास शायद ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक ब्लैक फंगस बनना चालू हुआ है, जो कि नया फंगस था, वो रेडिएशन खा रहा है। तो यूनिवर्स को फ़र्क पड़ता है कि मेरा सर्वाइवल कैसे इंश्योर हो, मतलब वो कंटिन्यू रहे, जीवन कंटिन्यू करना चाहता है यूनिवर्स, वो रोकना नहीं चाहता जीवन को, तो उसका वहाँ तक एजेंडा है। अब आप बीच में उसमें पेले पड़ो मुझे सिंगर बनना है, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? IAS IPS के लिए आपके मरी जा रहे हैं, आपको पता नहीं क्या आपके अंदर कंडीशनिंग डाल दी गई है। आपकी बैंक की नौकरी यहाँ पे आ रही बीच में, बताइए। आपने लगता है कि सारा के सारा यूनिवर्स आपके बैंक की नौकरी के लिए, वो बैंक किसने बनाया? हमने बनाया। नौकरी का कॉन्सेप्ट किसने बनाया? हमने बनाया। जंगल में नौकरी कॉन्सेप्ट है? नहीं है। जंगल में बैंक है? नहीं है। जंगल में लाल बत्ती की क्या वैल्यू है? नीली बत्ती की क्या मूल्यता है? क्या जंगल में प्रधानमंत्री को नहीं खाया जाएगा? क्या जंगल में इलॉन मस्क को नहीं खाया जाएगा? या ये कहा जाएगा कि इसने बहुत कुछ किया जीवन में तो इसको नहीं खाते, गरीबों को खाते? यहां पे यही तो होता है। और क्या होता है? जो गरीब है उसकी मूल्यता नहीं है। जंगल ऐसा नहीं देखता है। जंगल प्रोवाइड भी करता है, जंगल लेता भी है आपसे। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि सर्वाइव करो, तो आपको हाइपर अलर्ट, हाइपर अटेंशन चाहिए वहाँ पे। हाँ, अटेंशन दोनों जगह चाहिए। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को, अगेन बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप जंगल में हो तो भी आपको अटेंशन चाहिए, और अगर आप इंसान के जंगल में हो तो भी अटेंशन चाहिए। ये दोनों में भेद नहीं होता है। अगर आपकी अटेंशन आपके कंट्रोल में है तो आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर आपकी अटेंशन बारीक नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जंगल में वो अटेंशन होती है कोई जानवर ना आ रहा हो, पहले ही आपको पता चल जाए। और इंसानी बस्ती में अटेंशन का तो बहुत ही ज़्यादा मूल्यता है, क्योंकि अगर अटेंशन हाथ में नहीं है तो आप किसी चीज़ को कंज्यूम कैसे करोगे? और जितना ज़्यादा तामसिक चीज़ों को कंज्यूम करोगे उतना अटेंशन हाथ से निकलेगी। जब बुक पढ़ोगे नहीं, पढ़ाई करोगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगे? आगे नहीं बढ़ोगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो भूखे मर जाओगे। तो इस सब के फाउंडेशन में अटेंशन बैठी हुई है। एक टाइगर एक हिरन पर शिकार करता है। वो हिरन शिकार बनेगा या नहीं बनेगा, टाइगर को, बाघ को शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हिरन की अटेंशन ज़्यादा है या बाघ की अटेंशन ज़्यादा है। ना कि स्किल्स, ना कि फुर्ती, क्योंकि फुर्ती दोनों के पास है, ना कि गति, दोनों के पास। डिस्कवरी चैनल पे आपको क्या बताया जाता है कि टाइगर सबसे पास आ जाता है और फिर अटैक करता है, क्योंकि टाइगर के पास ज़्यादा रनिंग पावर नहीं होती, उसका स्टैमिना इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसको एक बार में ही सारा
निकालना होता है, एक बार में ही भागना होता है। क्या डिस्कवरी चैनल में बताया जाता है जो मैं बता रहा हूं? टाइगर हिरन के पास तो तभी आएगा जब टाइगर की अटेंशन हिरन की अटेंशन को जीतेगी। और कभी कभी हिरनों को पता चल जाता है, वो भाग जाते हैं, लेकिन टाइगर इतना अटेंटिव होता है, इतना ज़्यादा शार्प होता है कि वो हिरन के पास आ जाता है और फिर वो अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तब भी हिरन कॉन्शियस नहीं होता है। हिरन अटेंटिव है, डियर अटेंटिव है, बारहसिंगा अटेंटिव है, लेकिन अटेंशन वर्सेस अटेंशन होती है। और इंसान के उसमें भी अटेंशन वर्सेस, जितनी ज़्यादा आप अटेंशन दे सकते हो किसी चीज़ पे, उतना ज़्यादा आपको एक जगत मिलेगा। जिस चीज़ पर अटेंशन दोगे, ब्रेन पे दोगे ब्रेन मिलेगा, अध्यात्म पे दोगे अध्यात्म मिलेगा। और अटेंशन अब्यूज करी तुमने तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस भी चीज को तुम्हारे जो लक्ष्य हैं, तुम्हारे जो गोल्स हैं, तुम्हारे जो परेशान होने की जो मान्यता है, परेशान होने की जो अधिष्ठान है, जो फाउंडेशन है, वो यही है। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं जिनकी कोई मूल्यता नहीं है, फेक यूनिवर्स में मूल्यता है सिर्फ। जीवन को एज अ फ्रेश जियो। सुबह उठो, बिना किसी प्रेशर के जीरो कर दो माइंड को। अब एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब आप ये कर लोगे जो मैं बता रहा हूं। एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप सुबह उठोगे जीरो, शून्य, कुछ है ही नहीं, विचार ही नहीं। जब कुछ वासना ही नहीं बची तो विचार क्या चलेगा? और मेरे से ज्यादा कौन जीतेगा? मैं तो भाई 5th क्लास से सिंगर बनने के लिए ख्वाब देख रहा हूं। बचपन से मेरा म्यूजिक अंदर कीड़ा है मेरे अंदर। कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। उनको बॉडी बिल्डिंग देखते ही समझ में आ जाएगा मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। उनको मार्केटिंग देखते ही, एडवर्टाइजिंग देखते ही, और ये करना है, मुझे ये करना, मुझे डांस करना, मुझे ये करना। वैसे मेरे साथ था, मैं वैसा बच्चा था जो के अंदर बहुत स्ट्रांग, मेरे अंदर ये क्वेश्चन कभी उठा ही नहीं कि पैशन आइडेंटिफाई कैसे करें, अपना पैशन कैसे ढूंढें, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है पैशन कैसे ढूंढे, वो व्यक्ति अपने कर्मों को लेके आया है। वो कर्म जो पहले वो कर रहा था वही लेके आया। पहले टाइम पास कर रहा था, टाइम पास लेके आया। 3 जगहों से चेतना उठती है। जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, जो मैच्योर नहीं है, वो तीसरे स्तर पे आते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति अनेकों जन्मों तक बॉडी से बॉडी पर घूमता रहेगा। करीबन 100-150, पता नहीं 50-60, डिपेंडिंग ऑन हिज इंटेलेक्ट व्हाटएवर। पहले तो उसको कम से कम 100-150, 2000, 3000, आई डोंट नो कितना, बट उसको तमस पे जन्म मिलेंगे। यानी वो हर एक जन्म में वो व्यक्ति पैदा होगा और अय्याशी करेगा, टाइम पास करेगा, क्योंकि उसको संसार भा रहा होता है। फिर कई जन्म ऐसे निकल जाएंगे उसके। फिर एक जन्म मिलेगा जहाँ पे उसको पहली बार उस जन्म में लगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ राजसिक करना चाहिए, राजसिक पे आएगा वो। और फिर उसके बाद उसकी जो यात्रा होती है, अनेकों जन्मों के बाद फिर से एक और यात्रा होती है, जो लास्ट यात्रा होती है, जो लास्ट बॉडीज में वो आता है। वो होता है कि अब मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे ये करना है। तो जो व्यक्ति रुझान रखता है, जो व्यक्ति इंटरेस्ट रखता है, जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअली इंटरेस्ट रखता है, या फिर जिज्ञासा होती है उसको, या फिर वो एक्चुअली में अप्लाई करता है अध्यात्म को, वो व्यक्ति बहुत मैच्योर सोल होती है उसके अंदर। इसलिए उसके अंदर सफरिंग भी सबसे ज़्यादा होती है। मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है कि मुझे संसार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जन्म ही नहीं हुए इतने। जन्म मरण का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 महा से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, जिनके आगे किसी की नहीं चलती, जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं, वो HR प्रशांत और संदीप माहेश्वरी। सिर्फ यही दोनों लोग
जन्म मरण के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। बाकी जितने भी इनसे भी महान ज्ञानी हैं वो बोल के जा चुके हैं रीइंकार्नेशन होता है। और मैं मानता नहीं हूं, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मेरे रीइंकार्नेशन के ऊपर सीरीज है, आप उन पे जाइए, उनको देखिए। मैं ये मानता था कि नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरे अंदर ये शुरू से था ये सब बकवास चीज़ें, लेकिन जब मैं ध्यान में गहरा गया तो वहाँ से कुछ इंसाइट्स मिले, ब्रह्मांड को समझा, वहाँ से कुछ इंसाइट्स मिले। बहुत सारी रिसर्चेस करी, एक रिसर्च हो रही है, प्रॉपर रिसर्च इसी पे हो रही है, स्टडी ऑफ पैरासाइकोलॉजी पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे बोलने लग जाते हैं, ग्लिचेस, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस बोलते हैं उसको, तीसरी चौथी साल में बोलने लग जाते हैं, राइट। तो और अगर आपके ही खेल से देखा जाए कि भाई चलो ठीक है मानते हैं, चलो हम ना, आप तर्क मान रहे हो क्योंकि तर्क हो तो तर्कबाज हो, तर्क पर चलो तर्क भी नहीं मानते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके ही खेल से चला जाए, आपके ही जो सोच है उससे देखा जाए कि चलो आप कहते तो नहीं होता, किस बेस पे कि इस गुरु ने कहा, तो अगर गुरु के बेस पे ही देखा जाए तो सिर्फ 2 गुरुओं ने कहा है जो कि अज्ञानी हैं। उनको अभी तक यही नहीं पता चला, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चला कि कंटिन्यूएशन होती है, जिस व्यक्ति को अपने अधिष्ठान के बारे में पता नहीं चला, अपनी जड़ के बारे में पता नहीं चला, अपनी फाउंडेशन के बारे में पता नहीं चला, जिस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि यूनिवर्स में कभी एनर्जी मरती नहीं है, तो स्मृति कैसे मरेगी। हाँ, मैं मानता हूं सटल हो सकती है, दुनिया की सारी चीज़ें मर जाती हैं, सारी चीज़ें नहीं मरती, पार्टिकल नहीं मरता है, कुछ नहीं मरता है, सब डिटोरिएट हो जाता है, लेकिन मरने के बाद मेमोरी मर जाती है, सही है। जब डिलीट बटन इस यूनिवर्स में है ही नहीं तो कोई चीज़ कैसे डिलीट हो सकती है। जिन लोगों को यही नहीं दिखा, अगर वो सिर्फ E=mc² पढ़ें तो उनको समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा कि एनर्जी का जो तासीर है, एनर्जी की वो क्या है, एनर्जी की जो प्रकृति है वो क्या है। अगर सिर्फ वो यहां से इससे देखना चालू करें सिर्फ, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से भी देखें, और जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके एक्सपीरियंस से भी देखें, रीइंकार्नेशन एक ऐसी चीज है जो कि आप, अगर हम इसको रीइंकार्नेशन वर्ड ना बोलें, व्हाट आई यूज्ड टू कॉल इट एज द बॉडी इज गिवन टू द पर्सन हु इज एक्चुअली वांटिंग टू एक्सप्रेस अ desire expressing machine, that's it, that is why you get birth. तो जब आपको जानवर योनि से प्रमोट किया जाता है, so let's not go into these terms योनि and all that, because again वो फिर एक उसमें कवच में आ जाएगा जो कंडीशनिंग कवच है आपका। बट इतनी बेसिक चीज जो हर एक शास्त्र में बोली गई है मोस्टली, जो कि अगर आप लॉ ऑफ लेयरिंग देखें तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इसको, इन लोगों के जो थॉट्स हैं वो क्या है कि एक है चेतना, एक है शरीर। मतलब चेतना जो अति सूक्ष्म है और जो शरीर है वो अति स्थूल है, ग्रॉस है। कोई भी चीज कैसे अति से अति बन सकती है? अति के बीच में बहुत सारी लेयर्स होनी चाहिए। जब अर्थ में इतनी सारी लेयर्स हैं, प्लैनेट में इतनी सारी लेयर्स हैं, मैंटल है, क्रस्ट है, कोर है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कॉन्शियसनेस एंड बॉडी, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता? ये क्या बातें कर रहे हो फालतू की? और सिर्फ 2 लोग
और मैं कह रहा हूं कि अगर मान्यता के गुरु की मान्यताओं के बेस पे चल रहा है तो ओशो ने भी इसको एग्री किया, कृष्णमूर्ति ने भी एग्री किया इस पे। अगर सिर्फ इस पे ही चल के चलना है, एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करने का ये तरीका नहीं है देखा जाए तो कि गुरु ने क्या कहा। वो सिर्फ एक एक टच पॉइंट होता है जो हमें करना होता है, लेना होता है सबका। बट एक्चुअली में हमें ये फिगर आउट करना है कि हम इसको कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण पे लेके आए, ये हमें पता रहे एब्सोल्युटली कि रीइंकार्नेशन नाम की चीज़ें होती हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पहले तो एआई को नहीं मान रहे थे, कोविड आया तो कोविड नहीं मान रहे, जब 10-12 हज़ार लोग मर गए तब कोविड को मान रहे। अरे कैसे हो सकता है, संसार तो ऐसे चल रहा था और संसार में कोई दिक्कत थोड़ी होती, सुबह उठो सनलाइट, शाम को उठो सांझ हो गई, रात्रि हो गई, यही होता है। उसके बाद कोविड आ गया, उसमें लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे। क्यों? कोई कंडीशनिंग में नहीं था कि हम तो ऐसे जीवन नहीं देखा, हमने ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ जीवन। उनको यही नहीं पता कि कितने प्लेग्स आ चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं आए थे। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट लेके आओ उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बेवकूफ़ों की तरह कहेंगे कि मतलब उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, सिर्फ मान लेंगे, या तो मानेंगे हाँ या तो नहीं। दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही मूर्ख हैं। एआई आ गए, विश्वास ही लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एआई जैसी चीज़ें आ सकती थी। एआई एक ऐसी चीज़ जो कि एक महाशक्ति से कम नहीं है, उसमें भी लोगों ने वो तो चलो अब धीरे धीरे विश्वास करा। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा कि 1 साल पहले बात कुछ नहीं हो, अब डर गया। वो 1 साल बाद बात के डर गया उस समय कि भाई हाँ भाई सही कहे, सही ऐसे नहीं सही, हाँ आएगा बढ़िया, कुछ तो शायद करेगा ये। बस यही तो चक्कर है सारी की सारी, जो बेवकूफ़ियत की जो शुरुआत है वो यही है कि बस मान के बैठे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं करनी। अगर आप रेडिट पे जाओगे, अगर आप कोरा पे जाओगे, रेडिट पे जाओगे, वहाँ देखोगे वहाँ पे क्या बताया जाता है, इसने बोला है, इसने नहीं बोला है, इसने बोला है, इसने नहीं बोला है, बस यही होता है। दोनों ही, जिसने बोला है और जिसने नहीं बोला, दोनों को ही सुनोगे आप और कंफ्यूज होगे, और कुछ नहीं। बस आप ये एक्टिंग कर सकते हो कि मुझे पता है, और कुछ नहीं आपके अंदर। So the desire has to be only killed. The desire can be killed, or the desire can be controlled, or can be manipulated, can be shut down, can be turned on. Once you understand that desire is suffering, that the desire is not happiness, and that what is your actual identity, these two things, observation and then the solution, that's it. These two things only can liberate you from this world.